जय हिंद दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर। आई एम धीरज प्रजापति। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट टू टेंस। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टेंस बताने जा रहा हूं। आज से मैं टेंस स्टार्ट कर रहा हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप इंग्लिश ग्रामर का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं टेंस। टेंस क्या है या टेंस किसे कहते हैं, टेंस की डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो समझिए पहले दोस्तों टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का हिंदी होता है काल या समय। अब हम समझ लेते हैं काल क्या है। जैसे बोलते हैं ना कि अब उसका काल आ गया है या अब उसका समय आ गया है। काल का मतलब उसका समय आ गया, उसके मरने का काल आ गया, उसका काल आ गया है, अब वो मरने वाला है, अर्थात उसके मरने का समय अब नजदीक आ चुका है। तो काल का मतलब क्या होगा, समय। ठीक है, अब इसका हम डिफिनीशन समझ लेते हैं, समय का डिफिनीशन क्या होता है। उसके बाद हम इस पर बात करेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं विथ ट्रिक। दोस्तों मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा, आप जिंदगी भर टेंस नहीं भूलोगे। कहीं भी रहोगे, किसी भी प्रकार का वाक्य आपके सामने आएगा, आप तुरंत उसका अनुवाद कर लोगे। ठीक है दोस्तों, और ऐसा बताऊंगा ताकि आप स्पीकिंग भी साथ में कर सको। देखो दोस्तों, अगर मैं जिस तरीके से टेंस बताऊंगा उस रूल को फॉलो करोगे तो आप स्पीकिंग बोलना भी सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, 100% तो नहीं लेकिन 90% स्पीकिंग बोलना आप सीख जाओगे सिर्फ इस ग्रामर के माध्यम से, इस टेंस के माध्यम से। मैं आपको ट्रिक बताता चलूंगा, ठीक है, उसको आप फॉलो जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, इसका डिफिनीशन होगा क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, अर्थात क्रिया का जैसा रूप होगा उस रूप से अगर उसके होने का बोध होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। चलिए हम समझ लेते हैं। जैसे वह खेलता है, वह पढ़ता है, तो क्रिया क्या है, पढ़ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है प्रेजेंट टाइम में। वह पढ़ता था, अब क्रिया का क्या रूप हो गया, बीते हुए समय में। वह पढ़ता होगा, अब ये जो क्रिया का रूप होगा भविष्य को दर्शा रहा है, अर्थात किसी न किसी समय को दर्शा रहा है। या तो बीते समय को दर्शा रहा है, या तो जो समय चल रहा है उसको दर्शा रहा है, या तो आने वाले समय को दर्शा रहा है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, टेंस, अर्थात काल कहलाता है, अर्थात समय कहलाता है। अब हम इसका डिफिनीशन इंग्लिश में देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इंग्लिश में डिमांड करते हैं सर इंग्लिश में भी डिफिनीशन कराया करिए, तो इसलिए मैं इंग्लिश में डिफिनीशन आपका करा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए, द वे अ वर्ब सिग्निफाइज इट्स अक्यूरेंस इज कॉल्ड इट्स टाइम। अर्थात क्रिया के, मैंने यहां पे हिंदी में लिखा दिया, बार बार बताने की आपको जरूरत है नहीं। अब हम समझ लेते हैं टेंस कितने प्रकार का होता है, फटाफट हम समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आप पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, पार्ट्स ऑफ टेंस अर्थात काइंड्स ऑफ टेंस या टाइप ऑफ टेंस। ठीक है, तो यहां आप लिखिए काइंड्स ऑफ टेंस। समझिए, टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। यहां पे मैं लिख देता हूं टेंस के प्रकार, अर्थात काल के भेद या प्रकार, काल के प्रकार। चलिए देख लेते हैं काल कितने प्रकार का होता है, अर्थात टेंस कितने प्रकार का होता है। मैं आपको इतना सिंपल सा तरीका हम समझा दूंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसी वीडियो से सारा मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए हम यहां पे बताते हैं आपका टेंस 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तीनों प्रकार को थोड़ा आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट। ठीक है, पहला क्या होता है, प्रेजेंट। दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है, अब समझिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार अर्थात समय के प्रकार। समय होता है आपका 3 प्रकार का। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, देखिए अब ये हम समझाते हैं आपको, अच्छे समझने का प्रयास करिए। मान लेते हैं कि जो टेंस है कोई ब्रिटिश का एक व्यक्ति है, अर्थात इसके पहले हमारे भारत देश में 1947 के पहले ब्रिटिश का शासन था, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, आप किताबों में, आपके टीचर स्कूलों में बहुत बार बताए होंगे कि 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ था। लेकिन उसके पहले क्या था दोस्तों, ब्रिटिश का शासन चलता था भारत में। ठीक है, तो वहां पे क्या होता, मान लीजिए हम सपोज दैट टेंस, मान लीजिए कोई व्यक्ति है नहीं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं टेंस क्या है, एक व्यक्ति है।
अब वह भारत आता है। ठीक है, हम हिंदुस्तानी लोग को इंग्लिश बोलना काफी कठिन लगता है। ठीक है, हम हिंदी में बात करते थे तो टेंस कहना मुझे काफी हार्ड लगता था, यानी इंडिया के लोग को टेंस कहना काफी कठिन लगता था, तो उनका नाम उन्होंने क्या रख दिया, काल या समय। जैसे बहुत सारे बच्चों का घर में एक निक नेम होता है, जैसे उस लल्लन, ढकेलू, मखेलू, तो इस तरीके से उनका नाम रखा जाता है। छोटू, मुन्ना, बउआ, बड़का, छोटका, घर पे एक नाम रखा जाता है, निक नेम। ठीक है, उसी तरीके से टेंस, सभी लोग इंडिया के लोग टेंस को टेंस नहीं बोल पा रहे थे, तो उसका एक दूसरा नाम रख दिया गया, काल अर्थात समय। तो इंडिया के लोग उसको हम किस नाम से बुलाने लगे, काल के नाम से बुलाने लगे। अब ब्रिटिश से टेंस आया था, तो जब ब्रिटिश से टेंस आया था तो अपने 3 बच्चों के साथ आया था, अर्थात काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस का पहला बच्चा था प्रेजेंट, दूसरा बच्चा था पास्ट और तीसरा लड़का था फ्यूचर। प्रेजेंट के 3 लड़के थे, पहला कौन था, टेंस के 3 लड़के थे, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। और जैसा कि आपको यह भी पता है कि बेटे के नाम के आगे सरनेम लगता है, अर्थात पिता का नेम लगता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा, क्योंकि बेटे के आगे बाप का नाम लगता है जब उसका कहीं पे इंट्रोडक्शन देना होता है। तो ठीक है, पता अपने बारे में बताने के लिए निक नेम लगाना पड़ता है, सरनेम लगाना पड़ता है। तो इसलिए यहां पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, अब फ्यूचर टेंस। टेंस के 3 लड़के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसके साथ उसके बाप का नाम लग गया तो क्या बन गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जैसे महात्मा गांधी क्या उनका पूरा नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी उनके पिता का नाम, करमचंद गांधी उनके क्या था, पिता का नाम था, इसलिए उनके आगे उनके पिता का नाम लगता था। आप भी अपने जब नाम लिखते होंगे तो आगे पिता का नाम लिखते हैं, तो इसलिए यहां पर टेंस आया इंडिया में, समझिएगा अच्छे से, टेंस आया इंडिया में तो टेंस का एक नाम रखा गया, काल या समय। वो अपने 3 लड़कों के साथ आया था, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब हम ठहरे इंडिया के लोग इंग्लिश तो बोल नहीं पाते, इंग्लिश का नाम हमें लेना कठिन लगता था, तो इनके बच्चों का भी नाम हम लोगों ने क्या किया, बदल दिया। हिंदी में नाम इनका क्या रख दिया, प्रेजेंट का मैंने रख दिया वर्तमान, अर्थात इंडिया वालों ने क्या रख दिया, वर्तमान। टेंस मिस होता है काल, तो पहले लड़के का नाम रख दिया वर्तमान काल, दूसरे लड़के को बुलाने लगे भूतकाल। ठीक है, दूसरे लड़के को किस नाम से बुलाने लगे, भूतकाल, और तीसरे लड़के को भविष्य काल के नाम से बुलाने लगे। ठीक है, तो इंडिया वालों ने तीनों बच्चों का भी नाम फेर दिया, यानी बदल दिया। बाप का नाम तो बदले ही बदले थे, बेटे का भी नाम बदल दिया। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस ब्रिटिश से आया, समझिए ये समझाने के लिए बताया जा रहा है। टेंस कहां से आया, ब्रिटिश से आया, अपने 3 लड़कों के साथ आया। पहला लड़का है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। अब हम लोग क्या कर पा रहे, जब टेंस ही नहीं कर पाएंगे तो बड़ा नाम अंग्रेजी में कैसे बोल पाते, तो इसलिए हम लोग को प्रेजेंट को इंग्लिश में वर्तमान बुलाने लगे, पास्ट को भूत बुलाने लगे, फ्यूचर को भविष्य बुलाने लगे। ठीक है, तो इसलिए इनका अब हिंदी में हम लोग नाम रख दिए क्या, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, 3 टेंस हम लोगों ने यहां पे नाम दे दिया। ठीक है, अब इनका हिंदी में हम लोग तो नाम भी नामकरण कर दिए हैं। अब सोचो कि इन तीनों को हम कैसे पहचानेंगे, अब बात आती है इनके पहचानने की। ठीक है, तो चलिए इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे, पास्ट को कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, टेंस तो आपको समझ में आ गया कि क्रिया से जिसके होने का बोध हो। ठीक है, जिस क्रिया से उसके होने का बोध हो, होने का मतलब बीते हुए समय, आने वाले समय, या जो समय चल रहा है उसका बोध हो, वही क्या होता है, टेंस होता है। तो अब इन तीनों लड़के जो हैं अलग अलग डिपार्ट को संभाल लेंगे। जैसे मान लीजिए काल के पास 3 फैक्ट्रियां हैं, एक जो बीता हुआ फैक्ट्री है, जो समय बीता हुआ उसका फैक्ट्री है, जो समय चल रहा है एक उसका फैक्ट्री है, और जो आने वाला समय है उसका फैक्ट्री है। तो तीनों बच्चों को सौंप देता है। प्रेजेंट के पास सौंपता है कि जो समय चल रहा है उसका फैक्ट्री आप संभालो, तो इसका पहचान हो जाता है हूं हो। ठीक है, इसका पहचान क्या हो जाएगा, है हूं हो। भूत को दे देता है था, थी, थे। हम लोग इन तीनों का अलग अलग पहचान दे देते हैं। ठीक है, और इसका होगा, होगा, होगी,
होंगे। ठीक है, इनका पहचान अलग दे दिया गया। अब तीनों का अलग अलग पहचान हो गया। फिर अगर मुझे प्रेजेंट को पहचानना होगा तो उसके अंत में है, हूं, हो को देखना होगा। पास्ट को पहचानना होगा तो था, थी, थे को देखना होगा। अगर फ्यूचर को पहचानना होगा तो उसके अंत में होगा, होगी, होगे रहेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया दोस्तों। प्रेजेंट टेंस के अंत में है, हूं, हो। जिस टेंस के अंत में, जिस वाक्य के अंत में अगर है, हूं, हो रहेगा तो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। था, थी, थे रहेगा तो पास्ट टेंस कहलाएगा। अगर होगा, होगी, होगे होगा या गा, गी, गे होगा तो क्या कहला जाएगा? फ्यूचर टेंस कहा जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और मैं आपको एक ट्रिक के साथ समझा रहा हूं। अगर आप यहां पे एक बार वीडियो से ध्यान से देख लेते हो, अगर वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे, इसकी 100% मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, नहीं तो आप खुद रियलाइज करके देखो, अब आपको तैयार भी हो गया होगा। अभी अगर आप कभी नहीं टेंस पढ़े होंगे या बार बार पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, हूं, हो, था, थी, थे, होगा, होगी, होगे। ये तो देख के हम पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस है, लेकिन वो जो टेंस का वाक्य होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका अनुवाद हम कैसे कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, है, हूं, हो, था, थी, थे, होगा, होगी, होगे का एक अंग्रेजी होता है, उसको भी हमें लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे? देखिए, इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायता करता है अनुवाद को बनाने में। यहां पे लगता है पास्ट में वाज, वर। ठीक है, क्या लगता है? वाज, वर का प्रयोग करते हैं। और यहां पर होगा, होगी, होगा तो इसका यहां पे कौन सा सहायक क्रिया लगेगा? विल बी और शैल बी। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ये सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब लगेगा तीनों टेंसों में अलग अलग। अब ये तो हो गया टेंस और टेंस के 3 प्रकार। अगर इससे रिलेटेड अनुवाद आएंगे तो आप कैसे पहचानोगे और कैसे करोगे, चलिए मैं उसको आपको बता देता हूं विथ स्ट्रक्चर यानी फार्मूले के साथ, और उसके साथ एक ट्रिक भी रहेगा जो आप अगर उस 6, देखिए मैं आपको यहां पे 6 फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा। अगर आप 6 फार्मूलों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो समझ लीजिए आपका पूरा टेंस समाप्त हो गया सिर्फ एक वीडियो से। अगर आप समझ जाओगे अच्छे से यहां पर तो पूरा टेंस आप अपने से कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां पे एग्जांपल देखेंगे, कुछ फार्मूलाज देखेंगे। आप पहले यहां तक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, जहां तक बताया गया है आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं यहां पे कुछ एग्जांपल और फार्मूलेज बता देता हूं आपको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए हम एग्जांपल को अब देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर, पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो आप पूरा टेंस आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तीनों प्रकारों को, टेंसों को आप आसानी से उसका अनुवाद कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आप स्ट्रक्चर को समझिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। हम आपको सिंपल से तरीके में आपको स्ट्रक्चर यहां पे बता दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे मैं आपको 6 फार्मूले कराने वाला हूं। 6 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर आपको 6 अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो पूरा टेंस समझ लीजिए समाप्त हो गया। ठीक है, समझिए पहला फार्मूला होगा SHVV। पहला फार्मूला क्या होगा? SHVV। दूसरा फार्मूला होगा SHV नॉट V। क्या होगा? SHV नॉट V। तीसरा फार्मूला होगा HVSV। ठीक है, चौथा फार्मूला होगा HVSV नॉट V। ठीक है, समझिएगा HV नॉट SV भी कर सकते थे। यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने HVSV लिखा है, HVSV नॉट V, या आप इस तरीके से कर सकते हो HV नॉट SVV। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, जो पहले मैंने बताया उसी को लिखो क्योंकि 60 पड़ेगा और समझ में आपको अच्छे से आएगा। तो HVSV, यहां देखिए देखिए HVSV अर्थात हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। HV हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट यहां पर नॉट ही कर दो ताकि अच्छे से समझ में आपको आ जाए। HV नॉट SV। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड HVSV। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड HV नॉट SV। चलिए, ये 6 फार्मूलों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब समझेंगे कि ये है क्या। देखिए, S का मतलब सब्जेक्ट, HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब, V का मतलब वर्ब।
एस का मतलब सब्जेक्ट, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, नॉट आएगा, निगेटिव में रहेगा तो नॉट। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आता है जैसे क्या, एचवी पर लग जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा एसवीवी। तो अभी ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, सिर्फ आप इसको बनाकर लिख लीजिए। अभी मैं टेंस में जब बारी बारी से कराऊंगा तो वहां पे काफी अच्छे तरीके से इसको समझा के कराऊंगा। अभी आप सिर्फ पढ़ रहे हो टेंस, तो टेंस के कुछ एग्जाम्पल को समझ लो, कैसे टेंस के अनुवाद किए जाते हैं वो समझ लो। उसके बाद जैसे मैं प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करूंगा इसके बारे में काफी अच्छे से मैं आपको समझा के बताऊंगा, ठीक है। अभी तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो जब प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगा वहां पे आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आपको अभी यहां तक ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मैंने आपको टेंस के 3 लड़कों के बारे में बताया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनके पहचान क्या है, इसका अनुवाद कैसे किया जाएगा उसको हम समझ लेते हैं। तो चलिए हम अनुवाद को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पे मैं आपको एग्जांपल देते हैं, रमेश एक डॉक्टर है। रमेश एक डॉक्टर है। ये एग्जाम्पल अगर आपके सामने आ जाता है, ये वाक्य आपके सामने आ जाता है, अगर आपको इसका इंग्लिश में अनुवाद करना होगा तो आप इंग्लिश में इसका अनुवाद क्या करेंगे, रमेश एक डॉक्टर है। तो देखिए आप फार्मूला पढ़िए, ये सिंपल सा वाक्य आएगा जिसमें न नहीं रहेगा ना कोई क्वेश्चन पूछा रहेगा आपसे। तो समझ लीजिए आपका ये सिंपल वाक्य है। तो पहले फार्मूले का आपको यूज करना होगा, SHVV अर्थात सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। लेकिन यहां पे वर्ब नहीं है, यहां पे क्या आएगा, नाउन। जब आप सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ साधारण, कहने का मतलब सिर्फ अभी आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का जब अनुवाद करेंगे इसमें देखिए सिर्फ लास्ट में है। मैंने क्या बताया, जब वाक्य के अंत में है, हूं, हो आए तो वो क्या कहा जाएगा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया कि सहायक क्रिया इज, एम और आर, इन तीनों सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अभी मैंने जस्ट इसके पहले 2 मिनट पहले बताया आपको कि जब आपका लास्ट में है आएगा तो सहायक क्रिया यहां पे इज, एम, आर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन बात अब यह आती है कि अब 3 सहायक क्रिया यहां पे दिख रहा है, इज, एम, आर। अब इज का प्रयोग कहां करेंगे, आर का प्रयोग कहां करेंगे, एम का प्रयोग कहां करेंगे उसको समझ लीजिए। अगर कर्ता आई होगा तो उसके साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एम का। अगर ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो वहां पे सहायक क्रिया हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। अब बाकी सभी जो भी सहायक मतलब करता आ जाए, मतलब जैसे मान लीजिए यहां पे यू, वी, दे, बहुत सारे, एक से अधिक जहां पे आ जाएंगे वहां पे कर्ता बहुवचन में होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको यहां पे इज का प्रयोग करना है, प्लूरल सब्जेक्ट है आई को छोड़कर तो आर का प्रयोग आपको करना होगा, अर्थात बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा तो, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे रमेश, मैंने क्या बताया, ही, सी, इट या किसी का नेम। तो रमेश किसी व्यक्ति का नाम है तो उसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। तो यहां पे सबसे पहले मैंने फार्मूला आपको बता दिया है, SHVV। तो V की जगह पे यहां देखिए V नहीं आएगा क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो क्या, अभी आप पढ़ रहे हो सिर्फ टेंस। तो सिर्फ टेंस के अंतर्गत आपके नाउन आएंगे, ठीक है, वर्ब नहीं आएगा। अभी वर्ब कब आएगा, जब आपका टेंस चलेगा, खाता है, ठीक है ना, खाता रहा है, जा रहा है, जा चुका है, तो वहां पे क्या होगा, वर्ब आएगा। तब यहां पर हम वर्ब के फॉर्मों को भी चेंज करेंगे। बस आपको इस 6 स्ट्रक्चर को तैयार कर लेना है। ट्रिक मेरा बताने का जिम्मेदारी है, ये मैंने ट्रिक ही बता दिया है आपको, पूरा ट्रिक बता दिया है, बट आपको अभी समझाया नहीं हूं। इस ट्रिक को मैं प्रेजेंट टेंस जब पर्सनल चालू करूंगा प्रेजेंट टेंस के बारे में तो वहां पे समझाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको टेंस के बारे में बता रहा हूं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस के अंतर्गत अगर अनुवाद आएंगे तो आपको कैसे करना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे साधारण टेंस है, यहां पे आया है क्या, प्रेजेंट टेंस का साधारण, ना कि इसमें निगेटिव है ना ही क्वेश्चन पूछा गया है।
तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? रमेश। क्या हो जाएगा सब्जेक्ट? रमेश। एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब। तो रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो रमेश के साथ किसका प्रयोग करेंगे? सहायक क्रिया इज का। ठीक है, रमेश इज अ। एक का स्पेलिंग हम ए लिखेंगे और ए। देखिए एक का स्पेलिंग ए और एन लिखा जाता है। अब आपको इस सिचुएशन भी पता होना चाहिए कि ए का प्रयोग कहां होता है, एन का प्रयोग कहां होता है, द का प्रयोग कहां होता है और दी का प्रयोग कहां पे होता है। अगर ये जानना चाहते हैं आप तो मुझे कमेंट करिए, मैं आर्टिकल पर एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा और आपको अच्छे से वहां पे समझा दूंगा। ठीक है, तो रमेश इज अ क्या? डॉक्टर। रमेश क्या है? एक डॉक्टर है। और अंत में फुल स्टॉप आप कर दीजिएगा जब सिंपल वाक्य रहेगा। तो अगर यही निगेटिव में आ जाता तो निगेटिव का मतलब नकारात्मक, दूसरे फार्मूले पे आ जाए, जैसे एस एच वी नॉट वी, इसके रूप में फार्मूला। अब देखिए निगेटिव आएगा तब, जैसे यहां पे मैं देता रमेश एक डॉक्टर नहीं है। ठीक है, समझिए रमेश एक डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस। यहां पे देखेंगे एस एच वी नॉट वी हो जा रहा है, एस एच वी तक तो सेम रहेगा, अर्थात रमेश सब्जेक्ट सेम। अब इज है का स्पेलिंग तो इज आप लिखोगे ही लिखोगे। है तो कैसे पहचाने कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। अगर लास्ट में है हूं हो रहे तो प्रेजेंट टेंस, था थी थे रहे तो पास्ट टेंस, होगा होगी होगे रहेगा तो क्या होगा? फ्यूचर टेंस। अर्थात गा गी गे भी दिखेगा तब भी किसके अंतर्गत आएगा? फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा। तो रमेश इज अ, यहां देखिए नहीं है तो आप ध्यान दीजिए फार्मूले पे आएंगे। दूसरा फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब, लेकिन यहां पे वर्ब नहीं नाउन आ रहा है तो इसके जगह पर क्या कर देंगे? हम वर्ब की जगह पे नाउन कर देंगे। तो रमेश इज, अब नॉट लगाएंगे, क्या लिखेंगे? इज नॉट अ क्या? एक डॉक्टर। अगर यहां एक नहीं देगा तब भी आपको ए का प्रयोग करना होगा, क्योंकि जब रमेश होगा तो एक ही डॉक्टर होगा। रमेश के अंदर 20 डॉक्टर थोड़ी नहीं होंगे, तो एक ही डॉक्टर होगा। तो रमेश एक डॉक्टर नहीं है तो रमेश इज नॉट अ क्या हो जाएगा? डॉक्टर। समझने का प्रयास करिए। अगर आप थोड़ा सा देख लेते हैं, समय दे देते हैं यहां वीडियो पर, तो पूरा मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगर हम यहीं भी बोल दें क्या, अब देखिए तीसरा प्रकार का बना रहे हैं। पहला फार्मूला हो गया, दूसरा भी होगा। तीसरे फार्मूले को समझिए, क्या रमेश एक डॉक्टर है? समझिए दोस्तों, क्या रमेश एक डॉक्टर है? अब ये क्वेश्चन मार्क के रूप में आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन है क्या? लास्ट में है का मतलब हो गया ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस हो गया दोस्तों? प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको बताया कि है हूं हो जब भी दिखे लास्ट में तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। टेंस के 3 लड़के, पहला लड़का प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अभी मैं पास्ट को भी समझा दूंगा, फ्यूचर को भी समझा दूंगा। पहले आप प्रेजेंट को अच्छे समझ जाइए। अगर पहले लड़के को आप अच्छे समझ गए तो दोनों लड़कों को समझना आगे के आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो हम समझिए दोस्तों, क्या रमेश एक डॉक्टर है? तो तीसरा फार्मूला होता है एचवी एसवी। एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया रमेश के साथ हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? इज का। लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा, अर्थात इज पहले लग जाएगा, उसके बाद एसवी। एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब। वर्ब नहीं आता, इसमें नाउन आ रहा तो नाउन लिखेंगे। तो इज रमेश, क्या लिखेंगे? इज रमेश अ डॉक्टर, अर्थात ए डॉक्टर। ठीक है, तो यहां पे भी लगा देंगे आप क्वेश्चन मार्क। इज रमेश अ डॉक्टर, क्या रमेश एक डॉक्टर है? अब यही दोस्तों तीसरे चौथे फार्मूले में आता है। तीसरा तक तो आपको समझ में आ गया। अगर चौथा फार्मूला देखिए, चौथे फार्मूले में कैसे क्वेश्चन बनेगा? क्या रमेश एक डॉक्टर नहीं है? अब देखिए इसमें प्रश्न भी बोला जा रहा है और नकारात्मक भी आ रहा है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड भी होगा, क्वेश्चन भी किया जा रहा है और नकारात्मक भी शब्द आएगा। तो समझ लीजिए वहां पे किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे? चौथे फार्मूले का। जब पहले क्वेश्चन वर्ड हो, बीच में नकारात्मक शब्द हो, तो हम चौथे फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो अर्थात क्या? इज तो पहले रहेगा। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा है ना एचवी नॉट एसवी, तो ये इज नॉट लिख सकते हैं आप, इज नॉट रमेश। ठीक है, रमेश
अ डॉक्टर। क्लियर हो गया किस तरीके से बता रहे हैं, यहां पे लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ये जो नॉट है आप रमेश के बाद भी लगा सकते हो, इज रमेश नॉट ए डॉक्टर या इज नॉट रमेश अ डॉक्टर। तो यहां पर दोस्तों मैंने 4 फार्मूला तक बता दिया, 5वें फार्मूले को भी आप समझ लीजिए। पूरे फार्मूले को आप समझ लेंगे तो टेंस आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, क्या रमेश एक डॉक्टर नहीं है, चौथा फार्मूला हो गया। 5वां फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड एचवी एसमी। ठीक है, रमेश कैसा डॉक्टर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन चेंज होता जा रहा है। देखिए रमेश डॉक्टर है, लेकिन उसमें कितने आधार पर क्वेश्चन बने, कितने अनुवाद हो जा रहे हैं, तो 6 प्रकार से यहां पर बनेगा। रमेश कैसा डॉक्टर है, अब बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्या आएगा, बीच में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, रमेश कैसा डॉक्टर है या रमेश, देखिए चलिए समझा देते पहले इसको, तो आगे समझाते हैं। रमेश कैसा डॉक्टर है, तो कैसा का क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, क्वेश्चन वर्ड। तो आप लिखेंगे हाउ, हाउ, उसके बाद एचवी, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो रमेश के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हाउ इज रमेश डॉक्टर। ठीक है, हाउ इज रमेश अ डॉक्टर, रमेश एक डॉक्टर, कैसा डॉक्टर है, हाउ इज रमेश अ डॉक्टर। ठीक है, तो यहां पे क्लियर हो गया, रमेश कैसा डॉक्टर है, हाउ, यहां पे देखिए समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन वर्ड एचवी फिर एसवी, तो हाउ इज रमेश अ डॉक्टर। ये हो गया कहां तक दोस्तों, 5वें फार्मूले तक हो गया। चलिए 6वें फार्मूले को भी यहीं पे हम समझ लेते हैं। रमेश, यहां पे लिखेंगे आप, रमेश कैसा डॉक्टर नहीं है, मान लीजिए यहां पे समझने के लिए। ठीक है, कैसा डॉक्टर नहीं है। देखिए यहां पे क्वेश्चन भी आ रहा है, कैसा डॉक्टर नहीं है, तो कैसा डॉक्टर किस प्रकार, कैसा मतलब किस प्रकार का डॉक्टर नहीं है। तो रमेश कैसा डॉक्टर नहीं है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो यानी हाउ, हाउ कैसा, ठीक है, कैसा कैसी, हाउ एचबी, एच हेल्पिंग वर्ड था, हाउ इज, फिर उसके बाद नॉट आ रहा है तो लगा दीजिए नॉट रमेश अ डॉक्टर। यहां तक तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये कैसे अनुवाद किए जाएंगे 6 प्रकार के। ठीक है, और ये 6 जो फार्मूला है किस रूप में काम करेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये मान लीजिए क्या था, प्रेजेंट में था। ठीक है, किस टेंस में था, ये प्रेजेंट में था। अगर ये पास्ट में होता तो कैसे होता, समझिए। अब हम पास्ट को समझाते हैं। यहां तक तो आपको अच्छे समझ में आ गया। अब ये भी ध्यान दीजिए, मैंने यहां पे आई के साथ एम बताया, ही सी इट नेम के साथ ही बताया, वी यू वी दे आएगा तो आर होगा, जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो समझ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं अच्छे से। अब थोड़ा आप समझने का प्रयास करिए। ये था आपका क्या, प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल। आप पास्ट टेंस का एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद फ्यूचर का बताएंगे, एकदम सिंपल से तरीके में बताएंगे। अब वहां पे आपको ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बताना है, बस यहां पे आप समझ गए हैं, समझ गए ना। चलिए आगे हम कराते हैं अब क्या, पास्ट टेंस का एग्जांपल। तो ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस का। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए इतने मेहनत करते हैं इसलिए, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हम पा सके। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं यहां पे, रेखा के पास गुड़िया था या एक गुड़िया था। ठीक है, रेखा के पास गुड़िया था, डॉल मीन्स गुड़िया। तो यहां पे ध्यान दीजिए, गुड़िया था। अब लास्ट में क्या आ गया, था। तो अगर हम इसको देखें कौन सा टेंस में है, तो ये भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस को दर्शा रहा है। जिस वाक्य के अंत में मैंने बताया था, थी, थे आपको दिख जाएंगे तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा, पास्ट टेंस कहा जाएगा। तो इस वाक्य के अंत में था, थी दिख रहा है आपको, था दिख गया, अर्थात ये क्या हो गया, पास्ट टेंस के अंतर्गत चला जाएगा। तो पास्ट टेंस में मैंने आपको पहले बताया था कि वाज और वर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो रेखा के पास गुड़िया था। तो रेखा यहां पे आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले रेखा। मैंने आपको बताया कि जब नकारात्मक शब्द नहीं, नकारात्मक वाक्य ना हो तो वहां पे सबसे पहले फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं।
तो रेखा के पास, पास के लिए हैज या हैव सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर यहां पे पास की बात नहीं होता, अगर रेखा एक गुड़िया यानी रेखा के पास एक कंप्यूटर है, यहां पे पास वाली बैटर आएगी तो हैज हैव सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो रेखा, रेखा एक वचन करता है तो यहां पे क्या लग जाएगा, एचवी, हैज। ठीक है, रेखा हैज अ डॉल। ठीक है, तो यहां पे आप लिख देंगे रेखा हैज अ डॉल, रेखा के पास एक गुड़िया है। चलिए एक बात और समझाते हैं सिंपल से तरीके में यहां पे। जैसे अब हम तीनों को एक साथ मिला के आपको समझाते हैं। जैसे यहां पे एक वाक्य हम दे दें, ठीक है, जैसे वह एक इंजीनियर यानी अभियंता, ठीक है, इंजीनियर है, था, होगा। ठीक है, अब हमने यहां पे तीनों मिलाकर दे दिया है, तीनों प्रकार के वाक्यों को मिलाकर एक ही बार में दे दिया है। जैसे वह एक इंजीनियर है, था, होगा, यहां पे देखिए प्रेजेंट में भी आ रहा है। अगर मैं यहां पे था होगा को ढक दूं तो वह एक इंजीनियर है, अगर है को ढक दूं वह एक इंजीनियर था, अगर इन दोनों को ढक दूं तो वह एक इंजीनियर होगा। ठीक है, तीनों प्रकार के वाक्यों को मैं समझा रहा हूं, आप कैसे करेंगे। वह एक इंजीनियर है, था, होगा। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर सिंपल वाक्य दिखे तो SHVV का प्रयोग आप करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे, ही। अब इसके साथ बाद आप दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह इंडिकेट किया जा रहा है तो वहां पे आप ही का या दैट का दोनों का प्रयोग इसमें से किसी एक का कर सकते हैं। ही, आप देखिए है तो आप इज लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर था है तो वो आज लिख दीजिएगा, अगर होगा है तो विल बी लिख दीजिएगा। मैंने आपको वही इसके पहले बता दिया था, अगर होगा होगी दिखेगा तो आप किस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, अगर होगा होगी दिखेगा तो आप विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे, आई वी के साथ शैल का प्रयोग, अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग। ठीक है, अभी आप टेंस पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा मैटर क्लियर कर दिया जाएगा। अभी आप समझ लीजिए कि नॉर्मल अगर वाक्य आपके सामने आ रहे हैं तो कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसका अनुवाद करना है तो इज, था है तो वाज, ही, और यहां पे होगा होगी है तो विल बी का प्रयोग यहां पे मैंने ही के साथ किया है। ठीक है, अब क्या करोगे, ध्यान दो, ही इज, है के लिए इज, था के लिए वाज और होगा के लिए विल बी, एन इंजीनियर। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, एन इंजीनियर, यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इंजीनियर। ठीक है, क्योंकि ई आ रहा है, ए और एन का प्रयोग यहां किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं पता है तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करेंगे तब आपके आवश्यकता अनुसार वीडियो बनाया जाएगा। अगर आपको यहां पे ए एन का प्रयोग करना नहीं आता, द दी का प्रयोग करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा एन का प्रयोग, ए का प्रयोग, द और दी का प्रयोग कहां पर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ई, AEIOU, इसके अनुसार हम AN का प्रयोग नहीं करते बल्कि हम उच्चारण करते हैं उसका। ठीक है, अगर हिंदी के स्वर के अनुसार आता है, अगर पहला अक्षर हिंदी का स्वर आता है तो उसके पहले एन का प्रयोग, अगर व्यंजन आता है हिंदी का तो इसके पहले ए का प्रयोग। जैसे डॉक्टर, जैसे भी मैंने इसके पहले क्या बताया, डॉक्टर, डॉक्टर देखिए डी, ड आ रहा है, ड, तो ड के पहले ए का प्रयोग, क से लेकर ज्ञ तक ए का प्रयोग। अगर अ से अहां तक आता है जैसे इंजीनियर, तो इंजीनियर पहला अक्षर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। तो यहां पे देखिए अगर है हूं होम आएगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस, था थी आएगा तो फ्यूचर टेंस, और सॉरी पास्ट टेंस, और होगा होगी आएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी प्रकार के टेंस आपको यहां पे समझ में आ गए। अगर वाक्य आएंगे आपके सामने ऐसे तो आप आसानी से कर लोगे। मैं ट्राई करता हूं, एक दो आपको क्या करता हूं, यहां पे अनुवाद देता हूं, आप मुझे बताएंगे कि आपको आ रहा है अनुवाद, समझ में आया कि नहीं आएगा। ठीक है, अगर आया होगा तो आप मुझे इसका अनुवाद जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम आपको अनुवाद देते हैं, आप मुझे बताइएगा, बोले। चलिए देखते हैं, यहां पे मैं एक अनुवाद दे रहा हूं, जैसे सुशीला एक अध्यापक है। ठीक है, सुशीला एक अध्यापक है। अगला हम आपको वाक्य दे रहे हैं, आपको यहां बताना है, दूसरा वाक्य दे रहे हैं, जैसे सीता एक, यहां पे हम लिखते हैं चपरासी
थी। ठीक है, दूसरा पास्ट में दिया मैंने, आपको प्रेजेंट पास्ट ये सब ध्यान देना है। अगला हम दे रहे हैं रमेश के पास, यहां पे लिखते हैं एक पास वाला देते हैं आपके। ठीक है, रमेश के पास कंप्यूटर होगा। ठीक है, ये तीनों वाक्यों का आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में बताना है। और आपको जब भी कमेंट करना है तो पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से लिखकर तब कमेंट करिएगा, ताकि मुझे ही पता चले आपने किसका कमेंट कब किया है। ठीक है, और मैं आपको अच्छे से मिला के यहाँ बताऊं, हाँ मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं तो। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत जो कुछ नहीं समझ में आया होगा वो आगे चल के समझ में आ जाएगा। और अगर आपको जो समझ में आया वो भी बता दीजिए, आपको अच्छे समझ में आया या नहीं आया। जो नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करके बताइए कि सर आप मुझे ये नहीं समझ में आया, आपको ये अगले वीडियो में अच्छे से समझाना है। ठीक है, तो मैं आपको अगले वीडियो में और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। जो आपको समझ में नहीं आया कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही होता है। अब यहाँ पे टेंस का अगला पार्ट स्टार्ट, अगले वीडियो में हम वहां पे टेंस प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं, सब बारी बारी से आपको बताए जाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।